हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हमारा जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में आए हुए हैं और उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम डेट आ चुका है। तो एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और महानदी। अगर हम बात करें किसकी, गोदावरी की, किसकी बात करें? गोदावरी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गोदावरी नदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये याद रखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। अगर हम बात करें गोदावरी को और कुछ नाम से जाना जाता है तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वृद्धगंगा। क्या है? बूढ़ी गंगा या वृद्धगंगा। बूढ़ी गंगा या वृद्धगंगा इसका नाम है। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदियां कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। चलिए, अब अगर बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। अब इसका देखेंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन। चलिए, क्या दिया है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। आपको जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर नोट डाउन करना है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, लेकिन अगर बोले सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। अब यहां पर देखिए, आपसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो गंगा की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक, मगर यशोदा को कंगन चाहिए। मगर यशोदा को कंगन चाहिए। अब यहां पर देखिए, मां से क्या है? मां से महानदी। तो गंगा की सहायक नदी कौन है? महानदी। गा से गोमती, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। रा से रामगंगा, या से यमुना, सा से शारदा, और यहां देखिए दा से दामोदर, को से कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। का से यहां पर देखिएगा, का से क्या हो जाएगा? करनाली। और गा से क्या हो जाएगा? गंडक। गा से क्या हो जाएगा? गंडक। यहां पर एक और नदी लिख लीजिएगा, सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। सा से शारदा और सा से सोन नदी। तो ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। महानदी, गोमती, रामगंगा, यमुना, शारदा, दामोदर, कोसी, गंडक और करनाली। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मगर यशोदा को कंगन चाहिए। चलिए, अब अगर हम बात करेंगे, चलिए इतनी चीजें याद रखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहते हैं? तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं?
बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? तो असम में इसे क्या कहते हैं? असम में इसे कहते हैं दिहांग। तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो। और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना। बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं? जमुना इसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई? भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई? तो भारत में लोकतंत्र की शुरुआत जब हुई, जब भारत में लोकतंत्र लागू हुआ। भारत में लोकतंत्र लागू हुआ। तो भारत में लोकतंत्र कब लागू हुआ? जब भारत का जो लोकतंत्र है वो किसके हिसाब से चलता है? संविधान के हिसाब से। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तभी से भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। अब यहां देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत तब हुई जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अब लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक भारत से पता चलता है कि चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी धर्म, जाति, क्षेत्र या लिंग के भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है। यह लोकतंत्र ही हमें अधिकार देता है कि सभी का वोट क्या होगा? एक समान होगा। सभी का वोट क्या होगा? एक समान होगा। अब यहाँ पर एक डेट दिया हुआ है 1949। तो यहाँ पर देखिएगा 4 अप्रैल 1949 को किसकी स्थापना हुई? नाटो की। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है? फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय कहां पर है नाटो का? ये भी आपसे फुल फॉर्म क्वेश्चन और मुख्यालय दोनों पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और बेल्जियम को क्या कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इन विच स्टेट इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यह एशिया की या दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह कहां पर है? सर यह भारत के गुजरात राज्य में है। कहां पर है? भारत के गुजरात राज्य में। सर ये किसकी प्रतिमा है? तो यह भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। ये आपको वर्ष भी पूछा जा सकता है। यह भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह 182 मीटर क्या है? लंबी है। तो इसकी लंबाई भी पूछा जा सकता है। यह 182 मीटर लंबी है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कहां पर स्थित है? तो ये सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है। इसके वास्तुकार हैं राम बी सुतार। राम बी सुतार इसके क्या हैं? वास्तुकार हैं। इसके आर्किटेक्ट कौन है? राम बी सुतार। अब अगर हम बात करें यूपी में, किसकी बात करें? यूपी में, तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है? यहां पर स्थित है, सबसे इंपॉर्टेंट है बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा ये यहां पर स्थित है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला लगता है पुष्कर का मेला। क्या लगता है? पुष्कर का मेला। यहां पर ऊंटों का सबसे बड़ा मेला लगता है पुष्कर का मेला। कहां पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 85,
शब्द सत्यमेव जयते फिल इन द ब्लैंक से ली गई है। द वर्ड सत्यमेव जयते आर टेकन फ्रॉम यजुर्वेद, अथर्ववेद, मुंडक उपनिषद और सामवेद। अगर बात करें वेद की, किसकी बात करें? वेद, तो वेद कितने होते हैं? 4, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ये होता है हमारा ऋग्वेद। कौन सा होता है? ऋग्वेद। अगर यजुर्वेद की बात करें तो सर इसमें यज्ञ से संबंधित, किसके लिए? यज्ञ हवन से संबंधित है, यज्ञ हवन से संबंधित है। अथर्ववेद की बात करें तो ये जादू टोना से संबंधित है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जादू टोना से। सर सामवेद की बात करें तो ये संगीत से संबंधित है, किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। तो जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते का मतलब होता है हमेशा सत्य की विजय होती है। कहां से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब यहां पर सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। यह हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडक उपनिषद के मंत्र का एक हिस्सा है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यह राष्ट्रीय प्रतीक में आधार पर देवनागरी लिपि में अंकित है। तो वेद कितने हैं? 4। आप हमें बताइए कि वेदांग कितने हैं, वेदांग की संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, वेदांग कौन कौन से हैं, तो वेदांग 6 हैं। कितने हैं? 6। कौन कौन से? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये हो गया 4, ये हो गया 5। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो टोटल कितने हैं? 6 हमारे वेदांग हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अब देखिए भूदान आंदोलन का संबंध किससे रहा है? तो भूदान आंदोलन का संबंध किससे रहा है? तो अगर बात करें महात्मा गांधी, इनका संबंध रहा है भारत छोड़ो आंदोलन से। कहां से रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविना अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनसे संबंध किसका रहा है? चंपारण से महात्मा गांधी का। अगर हम बात करें आचार्य जेबी कृपलानी, तो ये भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं कौन? आचार्य जेबी कृपलानी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जयप्रकाश नारायण, इसे क्या कहा जाता है? इन्हें लोक नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण। इन्हें संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे? जयप्रकाश नारायण को। तो भूदान आंदोलन का संबंध किससे रहा है? तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 अप्रैल 1951 की तारीख थी जब आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला था। उन्हें यह जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि जो भूदान आंदोलन है वो कहां से शुरू किया गया था? तो तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पुच्चमपल्ली गांव में दान में मिली थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो जो हमारा अशोक चक्र है इसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो इसमें टोटल 24 तीलियां होती है। कितनी? 24। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो हर भारतीय को 24 घंटे अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। यानी ये 24 तीलियां किसके लिए हैं कि 24 घंटे, ये 24 तीलियां 24 घंटे के लिए है कि इंसान को 24 आवर क्या करते रहना, मेहनत करते रहना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है जो एक सफेद पृष्ठभूमि पर गहने नीले रंग में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी डेट याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा ध्वज को अपनाया गया। जो हमारा ध्वज है, तिरंगा है, उसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो इसको डिजाइनर कौन थे राष्ट्रीय ध्वज के? डिजाइनर, भारतीय तिरंगे के डिजाइनर कौन थे? तो ये थे पिंगली वेंकैया। कौन थे? पिंगली वेंकैया। इसके क्या थे? डिजाइनर थे हमारे राष्ट्रीय ध्वज के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। दो आपको ध्यान रखना है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? सर ये एशियाई सिंहों के लिए फेमस है। और एक है हमारा असम में, असम का काजीरंगा, असम का काजीरंगा। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एशियाई शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कल भी क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया वो कौन सा है? बड़ा राज्य हमारा राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा है गोवा। गोवा सबसे लास्ट तक पुर्तगालियों के अधीन रहा था। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए और गए कब? सबसे लास्ट में गए। चलिए, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। 19 दिसंबर 1961 को याद रखिएगा, 19 दिसंबर को ही पुर्तगालियों से गोवा आजाद हुआ, इसीलिए 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पुर्तगालियों से आजाद हुआ। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। अब देखिए, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो हमारा त्रिपुरा राज्य है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बोलेगा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। अगर बात करें नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। कोहिमा ये इसकी राजधानी है। सिक्किम, तो जो लोसांग महोत्सव वो कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में एक से दो फुल फॉर्म किसी ना किसी में पूछा ही जाता है, तो ये भी हमें याद रखना। यहां पर किसका पूछा है? अप्सा। किसका पूछा है? अप्सपा। AFSPA। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पहला दिया है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रिविलेजेस एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रिविलेजेस एक्ट। अब यहां पर देखिएगा,
स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब इसकी बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां बी और सी दोनों क्या है, सेम है, इंग्लिश में दोनों सेम है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये अस्पा का क्या है, फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर बी और सी क्या है, इंग्लिश में दोनों क्या है, सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर यास्पा का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 92, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग वाला उत्पाद नहीं है। तो आप लोग सभी लोग बताइए कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, और सबसे पहले किस चीज को जीआई टैग मिला है। पहला दिया है अरनमुला मिरर को, नवारा चावल को, केरा को, मयूर गुड़ को। इनमें से किसे जीआई टैग नहीं मिला है। तो अरनमुला मिरर को भी मिला हुआ है, मयूर गुड़ को भी मिला हुआ है, तो किसको जीआई टैग नहीं मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरा को जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीआई टैग भारत में भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, ये कब है, 1999 का है। तो देखिए जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 के द्वारा विनियमित किया जाता है। यह अधिनियम 13 अप्रैल 2003 को प्रभाव में आया। तो ये कब से लागू हुआ, 2003 में, लेकिन सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। तो सबसे पहले किसको जीआई टैग दिया गया है, तो दार्जिलिंग की चाय, जो असम में दार्जिलिंग की चाय है, उसको जीआई टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आपको जीआई का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरा को जीआई टैग नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहां स्थित है। तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र ओंकालेश्वर, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। डिगबोई कहां है, असम में है। बॉम्बे हाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वह कौन सा है, डिगबोई असम। कौन सा है, डिगबोई असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई असम राज्य में स्थित है। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, मानस, नमेरी, दिहंग पटकई, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, ये सारे असम के क्या हैं, नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, 15 अगस्त 1942 में, 8 जून 1945 को, 8 अगस्त 1942 में, 15 जून 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को इसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो ये असहयोग आंदोलन
से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन। दूसरा हो जाएगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए इन सभी का डेट। सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इन सभी से संबंधित कौन है? महात्मा गांधी। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, गांधी इरविन समझौते के बाद ही हुआ था। अब यहां देखिए चंपारण कब हुआ? 1917 में। चंपारण कब हुआ? 1917 में। एक और इनसे संबंधित है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह से भी कौन संबंधित है? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 95। भारत के संविधान को अपनाया गया था। तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को अपनाया गया था, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को अपनाया गया था, एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर देखते हैं, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो भारत की आजादी के समय, भारत की आजादी के समय वाइसराय कौन थे ये हमें बताना है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ये सारी अपनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना है। अपनाया गया 1949 को, लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और अपना जो कानून है वो कैसे चलता है? संविधान से चलता है। कैसे चलता है? लोकतंत्र से ही अपना देश चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? तो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 21 से। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? ये हो जाएगा 21। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 की बात करें तो 20 आर्टिकल नंबर 20, आप बताइए अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 17 अप्रसन्नता का अंत अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, 18 के अंदर क्या कर दिया गया है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? किसी को भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 में। 20 किसके लिए है? अपराध के लिए दोष सिद्ध का अधिकार। आर्टिकल नंबर 20, अगर कोई अपराधी है तो उसे अपना दोष सिद्ध करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? पहला अल्फा, प्रेक्सिमा, सीरियस और सूरज। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए 97 का सी सीरियस संजीव कुमार, बाकी सभी ने डी दिया है। नवीन पंचाल सी। चलिए तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? सूरज। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के सूरज के बाद दूसरा कौन सा है? वो है हमारा प्रेक्षिमा सेंचुरी। चलिए देखते हैं
पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रेक्सिमा सेंचुरी है। यह सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। इसके बाद? सूर्य के बाद, यानी सबसे पहला कौन है? सूर्य। ध्यान से देखिएगा, यह सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूर्य। सूर्य के बाद कौन सा है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा सीरियस के बारे में। सीरीज, जिसे अल्फा कैनिस मेजरिस या डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, यह रात में पृथ्वी से दिखाई देने वाला आकाश का सबसे चमकीला तारा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप बता देना कौन सा है? सीरीज, पृथ्वी का सबसे चमकीला तारा है। सीरीज, पृथ्वी का सबसे चमकीला तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य। अगर सूर्य ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लगाएंगे प्रेक्सिमा सेंचुरी। सभी को क्लियर हो गया? डाउट नहीं रखना है। अगर सूरज आंसर में नहीं होगा तब हम लगाएंगे प्रेक्सिमा सेंचुरी। प्रेक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। फिर से एक फुल फॉर्म आया है, NDMA। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिसीज मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मोबाइल एप्लीकेशन। तो NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेचुरल नहीं होगा, क्या होगा? नेशनल। चलिए अब हम यहां पर कुछ और भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये किसका फुल फॉर्म है? NDMA का। अब IRDA का पूरा नाम क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट यूनेस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी छापना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय है कहां पर? पेरिस में। कहां पर है? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 99। जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। चलिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। सर 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। क्या मनाया जाता है? योग दिवस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह योग दिवस पहली बार कब मनाया गया, यानी 21 जून को किस वर्ष पहली बार योग दिवस मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। गीतांजलि किसने लिखी? गीतांजलि किसने लिखी? तो पहली क्लास में हमने बताया था कि सर गीतांजलि ये किसकी रचना है? ये रचना है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है क्या? गीतांजलि। इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हम बात करें किनकी, सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। 1939 में। सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा जाता है? नेता कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा जाता है? नेता। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया।
दिल्ली चलो, और इन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये इनकी क्या है, रचना है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा और 1939 में कलचुरी अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। हरिपुरा और त्रिपुरी में इन्होंने अध्यक्षता की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए, गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। रविन्द्रनाथ टैगोर को साल 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह उन्हें उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए मिला था। तो 1913 में इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, वो किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए ही मिला था। अब देखिए, महात्मा गांधी की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। पाथवे ऑफ गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ इज गॉड, इंडिया होम रूल, हिंद स्वराज, यंग इंडिया और नवजीवन, ये सभी किनकी पुस्तकें हैं, महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। जादू गोड़ा खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो जादू गोड़ा की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, लौह अयस्क के लिए, यूरेनियम अयस्क के लिए, निकिल अयस्क के लिए, बॉक्साइट अयस्क के लिए। तो ये जो जादू गोड़ा की जो माइंस है ये कहाँ स्थित है, तो सर ये जादू गोड़ा कहाँ स्थित है, झारखंड में। और ये किसकी खाने हैं, सर ये यूरेनियम की खान है। जादू गोड़ा किसकी खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। सर यूरेनियम क्या है, यूरेनियम एक, चलिए अब यहां पर देखिए, जादूगोड़ा खदान भारतीय राज्य झारखंड के, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस जिले में है, झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में एक यूरेनियम की खदान है। तो किसकी खदान है, यूरेनियम की। यह भारत की पहली यूरेनियम खदान थी। यूरेनियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, जो बोलेगा यूरेनियम जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। सर यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। किसमें किया जाता है, यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का। किसका, यूरेनियम 235 का। किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। अगर बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, Al2O3। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर हेमेटाइट मैग्नेटाइट की बात करें तो ये किसका अयस्क है, तो ये आयरन का अयस्क है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 102। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ भूटान। अगर हम बात करें भूटान, तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। पहला है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। इस जो भूटान है, भूटान से कितने राज्य की सीमा लगती है, भूटान की सीमा कितने भारतीय राज्य से लगती है और सीमा कौन कौन सी है, भूटान की सीमा से लगने वाले राज्य कमेंट बॉक्स में बताइए, लगने वाले राज्य। तो सर आपने बताया था कि जो भूटान, क्या याद रखना है, भूटान तो याद रखना है पास, क्या याद रखना है, भूटान से याद रखना है पास, PAAS, पास। पास से क्या हो जाएगा सर, पास से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आ से हो जाएगा सर असम, फिर ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, और यस से हो जाएगा सिक्किम। यस से क्या हो जाएगा, सिक्किम। अब देखिए सर इनमें से क्या ऑप्शन में नहीं है, सर इनमें से हमारा सिक्किम ऑप्शन में नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम बताना है। सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, तो सबसे लंबी सीमा लगती है किसकी, असम की। किसकी लगती है, असम की सबसे लंबी सीमा लगती है। असम, AP, PB। चलिए मोहित साहू जी ने लिखा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, भूटान 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
तो यहां पर देखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। भूटान सबसे ज्यादा सीमा असम के साथ लगाता है। किसके साथ लगाता है? तो ये सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगाता है? तो ये लगाता है किसके साथ? असम के साथ। किसके साथ लगाता है? असम के साथ। अब देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देश के साथ लगती है? तो देखिए, तो ट्रिक याद रखना है, बचपन में एमबीए किया। बचपन में क्या किया? बचपन में एमबीए किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सीमा भारत की बांग्लादेश से लगती है 496 किलोमीटर। फिर चीन से लगती है 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान से लगती है 3323। नेपाल, म्यांमार, भूटान। सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। कितना? 106 किलोमीटर। सबसे कम किससे है? अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट्स में शामिल करना है। चलिए, भूटान क्या याद रखना है? पास। पूरे जितने भी कंट्री हैं उन सभी का मैं एक ट्रिक लेकर आऊंगा। तो मैंने अभी बताया भूटान का क्या याद रखना है? पास। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। 104, हीराकुंडा बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंडा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? सर हीराकुंडा बांध कहाँ है? सर ये उड़ीसा में है। सर उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है? सर उड़ीसा में महानदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सर उड़ीसा में महानदी बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम बात करें सतलज नदी, सर ये सतलज नदी कहाँ बहती है? सर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश। सर कावेरी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी को, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। सर ये कावेरी नदी है, ये काकरी बर्डी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कहां से निकलती है? काकरी बर्डी पहाड़ी कर्नाटक से। अगर बात करें कृष्णा नदी की, तो ये महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है? महाबालेश्वर से निकलती है। अब देखिए, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंडा बांध। कहां पर है? महानदी में। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जिसकी मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यह बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसको? महानदी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शुरू ऑफ उड़ीसा किसे कहा जाता है? महानदी को। 105, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 105, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सर पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती थी कहां पर? जल्दी बताइए। चेरापूंजी पर। कहां होती थी? चेरापूंजी में पहले सर्वाधिक वर्षा होती थी। अब सर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय, और उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है मासिमराम। पहले अगर पूछता तो चेरापूंजी, लेकिन अब कहां है? मासिमराम मेघालय में। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम मेघालय में है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, इफ पंचायत आर डिसॉल्व्ड, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कराए जाएंगे। यदि कोई भी पंचायत भंग हो जाती है या कोई विधानसभा की सीट खाली हो जाती है, तो सर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। यह काम किसका है? यह काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। निर्वाचन आयोग का काम है कि उस सीट को मिनिमम 6 महीने के अंदर वहां पर चुनाव करा लिए जाए और उस सीट को 6 महीने के अंदर ही भर दिया जाए। इसीलिए आप देखते हैं जब किसी भी राज्य के चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं उपचुनाव जरूर होते हैं। या तो मान लीजिए वहां का एमएलए है, या तो वो इस्तीफा दे दिया है, या किसी दूसरी पार्टी में चला गया है, या तो उसका किसी कारणवश डेथ हो गई है, तो वहां पर 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इथिक्स का क्वेश्चन है। नैतिक व्यवहार का विषय है, इज अ मैटर ऑफ इथिकल बिहेवियर, जगलिंग स्टैंडर्ड्स एंड बिजनेस नीड्स, मानक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की बाजीगिरी करने का, फॉलो द रूल्स नियमों का पालन करना, एक्टिंग ऑन अ कंसीडर्ड जजमेंट, सुविचारित निर्णय पर कार्य करना। तो नैतिक व्यवहार का विषय है सुविचारित निर्णय पर कार्य करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर। 108 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर हम बात करें भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी भारत की आजादी के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी याद रखना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे अंतिम वाइसराय, लॉर्ड माउंटबेटन। कि भारत के पहले वाइसराय कौन थे? ध्यान से देखिएगा, भारत के पहले वाइसराय कौन थे? पहले वाइसराय कौन थे? तो भारत के पहले वाइसराय कौन थे? तो देखिए, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का पहला गवर्नर था। फिर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला क्या था? गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और विलियम बेंटिंक पहला क्या था? विलियम बेंटिंक। रॉबर्ट है विलियम की, तो हो जाएगा भारत के पहले वाइसराय हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बात कर रहा है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अब यहां आइए, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके कितने सदस्य हैं? 6। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू की, तो इन्हें भारत का कोकिला कहा जाता है। किसे? सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू ने कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन 110, निम्नलिखित में से कौन सा WTO का पूरा नाम है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द एबव। तो WTO का पूरा नाम होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग बताइए WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना कब हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो 1995 में स्थापित राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? यह है स्विट्जरलैंड में।